नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आज आपको निलंबन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही सुनहरी पंक्ति पेश है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, स्पेशल आपके लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। समझ में आया? पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, जो घोंसला होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझ में आया? तो आपको एक एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ना है, तिनका तिनका जैसे, यानी एक एक शब्द, हर शब्द को अच्छे से क्लियर करना है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी उद्देश्य से मैं बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से साइंस लेके चल रहा हूँ। यकीन मानिए, मेरे साइंस पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी साइंस समझने में। आइए अब देखते हैं निलंबन। निलंबन एक विषमांग पदार्थ है। विषमांग मतलब सभी अंग समान नहीं होंगे, विषमांग होंगे। तो निलंबन एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण, जो ठोस पदार्थ है उसके छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। निलंबित मतलब आप देखे होंगे कि बालू को अगर जल में मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि बालू को अच्छे से घोला जाए। जिस समय पूरा अच्छे से घोल दिया गया तो घोला गया, आप देखेंगे कि बालू तो अंदर मिल तो नहीं जाएगा, बालू दिखता रहेगा लेकिन पानी के ऊपर तैरता रहेगा। समझ में? और कुछ समय बाद जब छोड़ेंगे तब धीरे धीरे नीचे आके बैठता है। तो जिस स्थिति में वह घुलता नहीं है और तैरता रहता है, यानी निलंबित अवस्था में रहता है, अलगाव अवस्था में रहता है, तो वही लिखा है कि इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं निलंबन के, वह द्रव या गैस में घुलते नहीं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं, जैसे कीचड़ युक्त जल। समझ में आ गया? ऊपर से ही आपको दिख जाएगा बालू और जल का मिश्रण, आपको ऊपर से ही दिख जाएगा कि जल और बालू का मिश्रण जो है घुलता नहीं है। उसे छोड़ देने पर बालू नीचे आकर बालू के कण बैठ जाते हैं। यानी कि आपने देखा कि निलंबन वैसे मिश्रण को बोलते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसमें दोनों मिश्रण जो है आपस में घुलता नहीं है। एक जो ठोस कण है वह नीचे आकर बैठ जाता है। समझ में आ गया? जैसे यहां हम लोग देखेंगे निलंबन के गुण क्या है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि बालू और जल का मिश्रण, वैसा सभी मिश्रण जो कि घुलता नहीं है, छोड़ देने पर कुछ देर बाद नीचे आकर बैठ जाता है, वह सब निलंबन का उदाहरण है। आपसे कोई पूछ देगा बालू और जल का मिश्रण क्या है, खड़िया और जल का मिश्रण क्या है, कीचड़ युक्त जल क्या है, तो सभी निलंबन के उदाहरण है। अब निलंबन का गुण क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ गए कि निलंबन एक विषमांग मिश्रण होता है। मतलब सभी अंग इसके समान नहीं होते हैं। छोड़ देने पर बालू नीचे हो गया, पानी ऊपर हो गया, सभी अंग समान तो है नहीं। जैसे विलयन में होता है, विलयन में सभी अंग समान होते हैं। जैसे नमक घोल दिए तो नमक घोल दिए तो हर भाग उसका एक ही जैसा दिखेगा, हर भाग का टेस्ट एक ही जैसा रहेगा। लेकिन निलंबन में ऐसा गुण नहीं होता, यह विषमांग मिश्रण होता है। इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं। ठोस के कण जैसे बालू है, आपको नग्न आंख से आराम से दिख सकता है, माइक्रोस्कोप से भी आराम से देखा जा सकता है। तो इसके ठोस के कण काफी बड़े होते हैं। बड़े मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा पत्थर, बड़े मतलब इतना कि हम अपनी आंखों से देख सके, कहने का मतलब वह है। ठोस के निलंबित कण, जो ठोस में अलग कण है, ठोस के कण है जो विलयन में है और वह अलग अलग कण है, छन्ना पत्र को पार नहीं कर सकते। जैसे छन्ना पत्र को बालू आप करेंगे तो वह बालू जो है आर पर आसानी से नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे बालू जम जाएगा। यह अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब है कि इसमें निलंबित जो ठोस के कण है द्रव से अलग हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए अस्थायी है। और जो अलग हो जाने की प्रवृत्ति नहीं रखते वो अस्थायी होता है, यानी कि विलयन अस्थायी होता है, लेकिन निलंबन जो होता है अस्थायी होता है। इसमें निलंबित ठोस के कण द्रव से अलग हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी निलंबन को स्थिर अगर छोड़ देंगे तो कुछ समय पश्चात ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा बालू और जल के मिश्रण को। इसमें निलंबित ठोस के कणों का व्यास 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। मैंने आपको इसमें भी बताया था, विलियन ने बताया था कि विलियन के कणों का व्यास जो होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। और इसमें मैंने बताया कि निलंबित ठोस के कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। आप इसको याद कर लेंगे। कोलाइड क्या है? अब
हम लोग देखेंगे अच्छे से कोलाइड भाई क्या है। निलंबन हम लोगों ने पढ़ दिया कि निलंबन समझ गए कि निलंबन में जो ठोस पदार्थ है उसके छोटे छोटे जो कण हैं वह अच्छे से घुलते नहीं हैं, वह निलंबित अवस्था में रहते हैं और उसे छोड़ देने पर नीचे आकर बैठ जाते हैं, छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाते हैं, ठोस के कण बड़े बड़े होते हैं। समझ में आ गया, यह एक विषमांग मिश्रण है। इतना हम लोगों ने सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में पढ़ा। अब कोलाइड के बारे में हम लोग देखते हैं। कोलाइड क्या है भाई? कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के जो कण यानी जो ऊपर से घुल रहा है, विलय के कण का आकार वास्तविक विलयन, विलयन का आकार बहुत छोटा होता है कण का आकार, वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कण, मैंने अभी बताया कि निलंबन में जो कण होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, उसके आकार का मध्यवर्ती होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह मान लीजिए कि विलयन हो गया, वास्तविक विलयन हो गया यह, अब यह विलयन हो गया और इसके यह निलंबन हो गया। अब आप देखेंगे कि निलंबन का कण थोड़ा बड़ा होता है, विलयन का कण एकदम हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसके बीच में कोलाइड होगा। यानी कहने का मतलब है कि ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा, बीच वाला इसके कण का आकार बीच में होता है, दोनों के बीच में इसके कणों का आकार होता है, कोलाइड के कणों का आकार। आप अच्छे से समझ गए। तो वहीं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। जैसे दूध आपने अच्छे से देखा होगा कि दूध भाई क्या है, दूध तो पहले से जो दूध है उसमें आप तो कुछ घोल नहीं रहे हैं, लेकिन दूध जो है वह एक कोलाइड है, क्योंकि आपने देखा था कि दूध को जैसे ही हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि से अलग करते हैं, क्रीम अलग, ये अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। स्याही है, रक्त है, टूथपेस्ट है, स्टार्च का विलयन है, बादल है, धूल कण युक्त वायु है, कुहासा है, धुआं है, जेली है आदि, ये सब कोलाइड है। फिर समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होता है? दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट। आप अच्छे से हर एग्जाम्पल को याद करेंगे। स्टार्च का विलयन, बादल जो है कोलाइड ही है, धूल कण युक्त वायु जो है, जिस वायु में धूल कण है वह सब कोलाइड है। कुहासा जो हम लोग देखते हैं वायु, ये कोलाइड है, कोहरा, कुहासा। धुआं जो है कोलाइड का उदाहरण है। जेली पदार्थ जो है, जो हम लोग जेल देखते हैं, वह सब कोलाइड का उदाहरण है। यानी कि कोलाइड का गुण क्या होता है भाई? कोलाइड के गुण हम लोग देख लेते हैं। अब दूध को मन में रखिएगा, दूध को मन में रख के अच्छे से एग्जाम्पल को समझते हैं। कोई भी चीज का अगर साइंस में हम लोग कोई भी चीज का प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल आप मन में रख लीजिए। जैसे मैंने विलयन में बताया था कि आप जल और नमक का विलयन मन में रखिए और उसके गुण देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे ही इसमें दूध रखिए मन में और इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहां आगे यह विषमांग होता है। अब तो आपके मन में आएगा कि भाई दूध में तो कहीं भी निकाले एक जैसा होता है, तो विषमांग क्या होता है? इसके कणों का बात होता है, इसके जो अवयवी कणों का कण होते हैं, यह विषमांग होता है। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब है, आप देखेंगे कि अलग जैसे ही करते हैं अलग अलग दोनों हो गया। ठीक है, यानी इसे अलग किया जा सकता है आराम से विधि द्वारा। तो यह इसके कण विषमांग होते हैं, थोड़ा विषमांग होते हैं, देखने में समांग दिखते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में आएगा कि कोलाइड विलयन के जो होते हैं कण या कोलाइड विलयन विषमांग होता है समांग, तो आप मारेंगे कोलाइड विलयन जो होता है विषमांग होता है। यानी कि आपने देखा कि बस जो होता है विलयन जो होता है वही समांग होता है, नहीं तो निलंबन और कोलाइड दोनों विषमांग होते हैं। इसमें परिक्षेपित कण, मैंने बताया था विलय को परिक्षेपित कण कहते हैं, जो ऊपर से मिलाया गया या जो कम मात्रा में घुला हुआ है। तो इसमें परिक्षेपित कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, देख लीजिए, लेकिन विलयन में नहीं देखा जा सकता था। विलयन में माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसमें कोलाइड में उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से इसके कण को देखा जा सकता है, इसीलिए यह विषमांग होता है। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। हाँ, ये बात है, दूध को आप छन्ना पत्र पार करेंगे आराम से दूध पार हो जाएगा, उसके कण अलग अलग नहीं होंगे, यानी कि छन्ना पत्र को पार करता है, यह इसका गुण है। कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं, यानी कण नीचे नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे कि निलंबन में जैसे बालू जल निलंबन हो गया तो वह नीचे बैठ जाएगा बालू, लेकिन कोलाइड में इसके कण बहुत अस्थायी होते हैं, यानी कि कण नीचे नहीं बैठेंगे। यह भी इसका प्रॉपर्टी हो गया। ये यानी कोलाइड के जो कण है ब्राउनी गति दिखाते हैं। ब्राउनी गति मतलब एकदम टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग टाइप का गति। मैं ब्राउनी गति अभी अगला पेज में बताऊंगा इसको। तो इसके गुण याद रख लिए कि कोलाइड के जो गुण होता है वह ब्राउनी गति कोलाइड के कण दिखाते हैं, और कोई नहीं दिखाता, ना निलंबन दिखाता है ना वास्तविक विलयन दिखाता है। बस कोलाइड जो होता है, कोलाइड के कण ब्राउनी गति दिखाते हैं। आप यह अच्छे से याद कर लीजिएगा।
इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? आपने टिंडल प्रभाव में थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर छेद है तो घर में छेद है या कहीं छेद है तो धीरे धीरे उसके जो प्रकाश में आप देखें कि छोटा 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 धूल कण आपको दिखता दिखाई देगा, तो वैसे ही प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपको समझ में आया पहले इतना बात? अब टिंडल प्रभाव के बारे में हम अगला पेज में अच्छे से देखेंगे। तो इतना याद रखिए कि जो कोलाइड विलयन के कण है वह प्रकाश का स्कैटरिंग कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। इतना याद रखें। और कोई नहीं दिखाता, ना वास्तविक दिखाता, वास्तविक विलयन ना दिखाता है, ना निलंबन दिखाता है, बस कोलाइड दिखाता है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि ब्राउनी गति भी कोलाइड दिखाता है और टिंडल प्रभाव भी कोलाइड बस दिखाता है। कोलाइड के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, याद कर लीजिएगा। अब बताइए 10⁻⁷ सेंटीमीटर जो बड़ा है कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1/10⁻⁷ और 1/10⁵ समझ में आया इतना इसका मतलब? और इसका मतलब आप देख लीजिए कि किसी भी पदार्थ में जब हम 10⁻5 से भाग देंगे तो वह 10⁻⁵ कहलाएगा, और किसी भी चीज में अगर 10⁻7 से भाग देंगे, अब बताइए कि थोड़ा बड़ा कौन होगा? थोड़ा बड़ा यह वाला हो जाएगा, इसका यह वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अधिक से भाग दे रहे हैं, अधिक से भाग देंगे तो यह ज्यादा छोटा हो जाएगा। समझ में आया इतना? तो वही इस 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है कोलाइड के कणों का आकार। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। मैं इसके गुण बता दूं अच्छे से। यह विषमांग होता है और क्योंकि इसके माइक्रोस्कोप की सहायता से इसके परिक्षेपित कण को देखा जा सकता है। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को आर पार कर सकते हैं। कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं, यानी कण नीचे नहीं बैठेंगे। ये ब्राउनी गति दिखाते हैं कोलाइड के कण। इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर, स्कैटरिंग कर टिंडल प्रभाव दिखाता है। जैसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन करता है टिंडल प्रभाव दिखने लगता है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। आइए हम लोग अगला पॉइंट अब देखते हैं, ब्राउनी गति क्या है। भाई ब्राउनी गति तो बहुत है। ब्राउनी गति मतलब ये मत समझिएगा कि ब्राउन कलर का गति होगा। ब्राउनी गति मतलब देखिए क्या होता है। ब्राउनी गति मतलब होता है कि कोलाइड विलयन के अंतर्गत, मैंने बताया कोलाइड के अंतर्गत होता है, तो कोलाइड विलयन के अंतर्गत कोलाइड के जो कण होते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गमन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने बताया है कि कोलाइड के कण कभी इधर जाएगा, कभी इधर, इधर 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 कहीं भी जाता रहेगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से। यानी कि कोलाइड के जो कण है टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गमन करते हैं हरदम, और इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। जिगजैग मार्ग जो होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। यह होता क्यों है? कोलाइड के कणों का विलायक के कण के साथ, अब देखिए कोलाइड के जो कण है, अब विलायक जो है इसमें, अब बताइए ऊपर से आया है कण, कुछ ना कुछ मिला है, तभी हम लोग बोलते हैं परिक्षेपित कण। परिक्षेपित कण को किसे कहा जाता है? जो थोड़ा मात्रा में रहता है, यानी विलय के रूप में रहता है। और परिक्षेपण माध्यम जो विलायक के रूप में रहता है। तो यहाँ देखें कोलाइड के कण का विलायक के कण के साथ टक्कर होते रहता है। यहाँ टक्कर होगा तो ब्राउनी गति उत्पन्न होता है। तो कोई पूछ देगा ब्राउनी गति कैसे उत्पन्न होता है? कि जब कोलाइड के कणों का विलायक के कणों के साथ टक्कर होता है, इसी में अंदर विलायक के कण के साथ इसका टक्कर होते रहता है अपने में, तब यह ब्राउनी गति उत्पन्न होते रहता है। तो ब्राउनी गति आप समझ गए, जिगजैग वाला मार्ग, जिगजैग वाला गति, टेढ़ा मेढ़ा गति, उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। यह कोलाइडी विलयन में दिखता है हमें। अब टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइड के जो कण होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। कोलाइड के जो कण है ना, वह प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इनमें गुण होता है। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। समझ में? दिखाई पड़ते है, यहाँ है लिखा है मैंने। तो कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कर देते हैं। जो कण है वह प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग फैला देते हैं प्रकाश को। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हैं। एकदम ये कण जो है प्रकाश बिंदु के रूप में थोड़ा थोड़ा गमन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो गमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव देखें कि छोटा छोटा लगेगा कि कण चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव उस समय भी दिखाई पड़ता है जब कोई प्रकाश पुंज, मतलब प्रकाश का किरण
छोटा सा एक छेद से होकर कमरे में आता है, आपने देखा होगा कहीं एक छेद से होकर कमरा में अगर आ रहा है तो आप देखेंगे कि घूमता हुआ कण दिखाई देगा, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कमरे में उपस्थित धूल कण जो है, जो पहले आपको दिखाई नहीं पड़ते थे, प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इसी प्रभाव को, वैसे ही प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? टिंडल प्रभाव होता क्यों है? क्योंकि कोलाइड के कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और इसी प्रकाश के वजह से हमें कण का जो गमन करने का रास्ता है वह दिखाई देने लगता है और टिंडल प्रभाव कहलाता है वही। अब कोलाइड में मैंने बता दिया था, कोलाइड में जैसे दूध है, कोहरा है, सभी कोलाइड के एग्जाम्पल है। अब देखिए कोलाइड के कुछ सामान्य उदाहरण है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 9th के बच्चों के लिए, जो कि आप सभी जानते हैं कि आप में 50% या ऑब्जेक्टिव जो आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह रोल करने वाला है। अब देखिए परिक्षेपण माध्यम जो होता है, मैंने बताया कि विलायक मतलब जिसमें मिलाया जाता है, जो अधिक मात्रा रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और परिक्षेपित प्रवस्था मतलब जो मिलाते हैं, जैसे विलय को कहते हैं। तो परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपित माध्यम आप समझ गए पहले। तो परिक्षेपण माध्यम में हम लोग मिलाएंगे, मतलब इस वाले लाइन में यह वाला सब मिलाएंगे, आप इतना दिमाग में रखिएगा। जैसे गैस में अगर हम लोग द्रव मिलाएंगे तो एरोसोल बनता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बताइए क्या होता है जब गैस परिक्षेपण माध्यम में हो और द्रव परिक्षेपित प्रवस्था हो, तो दोनों मिलने से कौन सा प्रकार का पदार्थ बनेगा? एरोसोल। या ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि गैस में जब द्रव मिलता है तो क्या बनता है? तो एरोसोल कहलाता है, वह एरोसोल बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, कुहासा। अब बोलेंगे कोहरा और कुहासा क्या है भाई? कोहरा जो होता है बहुत ज्यादा घना होता है, थोड़ा घनत्व तो जिसका ज्यादा होता है, और कुहासा में थोड़ा कम जल की बूंदे रहती है, इसमें जल की बूंदे थोड़ा ज्यादा रहती है। समझ में आया? तो कोहरा, बादल और कुहासा यह गैस में द्रव है। गैस में जब द्रव मिलता है तब यह बनते हैं और इसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं। तो एरोसोल का प्रकार है यह, आप दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब गैस में द्रव मिलता है तो क्या बनता है, कौन सा प्रकार कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, कुहासा, जो कि गैस में द्रव जब मिलता है तभी बनता है। गैस में ठोस मिलता है तब भी एरोसोल, यानी कि आप देख रहे हैं कि गैस में मिलना चाहिए, द्रव मिले या ठोस मिले, दोनों को एरोसोल कहते हैं। जब गैस में द्रव मिले या ठोस मिले, दोनों को एरोसोल कहते हैं। अब बताइए जब गैस में द्रव मिलता है तो आप समझ जाए, कोहरा में बताइए ठोस रहता है नहीं, पानी की छोटी छोटी बूंदे रहती है, तो समझ जाएंगे गैस में द्रव है। बादल में भी वही पानी की बूंदे आती है, तो यानी गैस में द्रव है। कुहासा में भी वही होता है। तो आप यह एरोसोल याद कर लेंगे कि जब गैस में द्रव होता है तो यह बनता है, और जब गैस में ठोस रहता है, जैसे धुआं, धुआं में आप देखेंगे कि आप लगेगा कि छोटा छोटा कण है, ना कि द्रव है, ठोस है, छोटा छोटा, यह धुआं है। स्वचालित वाहन का निथार एग्जॉस्टेस, जो भी इंग्लिश में लिखा है, मैं तो इंग्लिश थोड़ा उच्चारण कम कर पाता हूं, इसलिए ध्यान ना देंगे, आप हिंदी पर अच्छे से पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने यह लिख दिया है, आप भाई अच्छे से उच्चारण कीजिए, घर पे बैठ के उच्चारण करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे तो इससे काम है, कंटेंट से काम है। गैस जब द्रव में मिलेगा तो क्या होगा? जब द्रव में गैस मिलेगा तो फोम बनता है। जैसे शेविंग क्रीम, आपने देखा होगा शेविंग क्रीम जो दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए यूज होता है, तो वह द्रव में जब गैस मिलता है ना तब बनता है, और ऐसे प्रकार को हम लोग फोम कहते हैं। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, फोम कैसे बनता है? जब द्रव में गैस मिलता है, जब द्रव में गैस मिलता है तो फोम बनता है, यानी कि शेविंग क्रीम। अब द्रव में द्रव मिल जाए तो इमल्सन का सबसे इजी होता है यह। जैसे दूध है, आप समझेंगे कि द्रव मिला है, फेस क्रीम है, द्रव मिलेगा, यानी कि फेस क्रीम मतलब फेस वॉश बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इमल्सन जो होता है द्रव होता है, इमल्सन में द्रव मिलता है तो इमल्सन। तो आप यह तो सबसे इजी है कि जब दोनों द्रव होगा तो इमल्सन का वह उदाहरण है, जैसे दूध और फेस क्रीम। मैं अभी तक रिवीजन करा दूं, जब गैस में द्रव मिले या ठोस मिले तो इसे एरोसोल कहते हैं। जब गैस में द्रव मिले तो कोहरा, बादल, कुहासा बनता है। आप पूछ दे कि कोहरा जो है किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का एग्जाम्पल है। बादल जो है कैसे बनता है? जब गैस में द्रव रहे कि गैस में ठोस रहे, तो गैस में जब द्रव रहता है तब बनता है। सोच लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है। मैं जब इसका एमसीक्यू लेके आऊंगा क्वेश्चन, अगला ही पार्ट एमसीक्यू पूरा रहेगा, तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है। आप यहां बस याद कीजिए। यहां मैंने पढ़ा दिया सब चीज।
अब आइए देखते हैं, इमल्सन तक मैंने पढ़ा दिया था। अब देखते हैं द्रव में जब ठोस मिलता है तो क्या होता है। तो द्रव में जब ठोस मिलता है तो उसे सोल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए कीचड़, कीचड़ में आराम से देखेंगे कि द्रव में भाई ठोस थोड़ा मिल गया है, यानी कि द्रव में थोड़ा कीचड़ मिला हुआ है तो उसे कीचड़ कहते हैं हम। मैग्नीशिया मिल्क, तो आपसे क्वेश्चन दे देगा मैग्नीशिया मिल्क जो है, एग्जाम्पल यह याद कर लेंगे। तो मैग्नीशिया मिल्क किसका उदाहरण है, सोल का उदाहरण है। मैग्नीशिया मिल्क कैसे बनता है, जब द्रव में ठोस मिलता है तब, ना कि ठोस में द्रव। समझिएगा दोनों में अंतर है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा ठोस में द्रव मिलता है तब बनता है कि द्रव में ठोस जाता है तब बनता है, तो आप मारेंगे कि द्रव में जब ठोस आता है तब बनता है मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़, यानी कि द्रव में ठोस आता है तो सोल कहते हैं उसे। जब ठोस में गैस आता है तो फोम कहते हैं उसे। समझ में आया? जब ठोस में गैस आता है तो उसे फोम कहते हैं। जैसे फोम, रबड़, स्पंज, आप अच्छे से देखेंगे स्पंज में क्या होता है, ठोस में गैस मिल जाता है, तो ठोस में जब गैस मिल जाए तो उसे फोम कहते हैं, रबड़ कहते हैं, स्पंज कहते हैं, प्यूमिस कहते हैं। उदाहरण है ये सब, इसका फोम का ही यह सब एग्जाम्पल है। यह ठोस में गैस मिलता है तब बनता है। आप एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आप अब याद कर लेंगे। एक बार मैं समझा दिया हूं, याद करने का काम आपका है। ठोस में द्रव मिलाया मैंने, तो जब ठोस में मैंने द्रव मिलाया तो क्या बनता है, ठोस में जब द्रव मिलाया तो जेल बनता है। जैसे आप देखेंगे कि जेली, पनीर, पनीर में क्या होता है कि ठोस होता है उसमें थोड़ा द्रव जैसे मिला रहता है। मक्खन ठोस में थोड़ा द्रव जैसा मिला रहता है, यानी कि ठोस में द्रव का उदाहरण है यह सब, पनीर, मक्खन, जेली। और उस प्रकार को हम लोग जेल कहते हैं। आप पूछेगा क्वेश्चन कि जेल जो होता है कैसे बनता है, जेल बनता है जब ठोस में द्रव या परिक्षेपण माध्यम जब ठोस हो और परिक्षेपित प्रवस्था जब द्रव हो तब जेल का निर्माण, जेली का निर्माण होता है। इतना आपको अच्छे से पता चल गया। अब देखिएगा लास्ट, ठोस, ठोस, जब ठोस में ठोस मिले तो ठोस सोल बनता है। सबसे एग्जांपल है, द्रव में द्रव मिले तो इमल्सन और ठोस में ठोस मिले तो ठोस सोल होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठोस सोल कहते हैं इसे। जैसे रंगीन रत्न पत्थर, या आप जानते हैं कि रंगीन रत्न पत्थर, रंगीन पत्थर जो होता है कैसे बनता है, ठोस में ठोस मिलके। दूधिया कांच कैसे बनता है, ठोस में ठोस मिलके। तो यह सब ठोस सोल का एग्जाम्पल है। अब आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आइए मैं इसको आपको थोड़ा वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड का कुछ ये बता दूं कि इनमें अंतर क्या है। एक बार बुक से ही बता दूं कि आप समझ जाएंगे। अब देखिए कि इनमें अंतर क्या है। वास्तविक विलयन क्या होता है, इसके संगठन समान होते हैं। एक बार रिवीजन बस करा रहा हूं, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो वास्तविक विलयन, इसके संगठन समांग होते हैं, जबकि कोलाइड के कण विषमांग होते हैं, निलंबन भी विषमांग होता है। मैंने बताया वास्तविक विलयन मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नमक और जल। कोलाइड मतलब आपको आ जाना चाहिए दूध, स्याही, ये सब। और निलंबन मतलब बालू, जल का मिश्रण। तो यह छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है वास्तविक विलयन। छन्ना पत्र के आर पार तो दूध भी आता है, यानी कोलाइड भी आता है, यह भी आ सकता है। लेकिन निलंबन यानी कि बालू और जल है, वह छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकता है। निलंबन के कण नहीं आते हैं, बस द्रव आता है। निलंबन को जो उसमें कण घुले हैं वह नहीं आएगा। जैसे बालू और जल है तो जल तो आ जाएगा लेकिन बालू नहीं आएगा, यानी कि निलंबन आर पार नहीं कर पाते हैं। इसके कणों का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर क्रम में होता है। इसके कोलाइडी विलयन कणों का आकार 10⁻7 और 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है, याद कराया मैंने। और निलंबन 10⁻5 सेंटीमीटर के क्रम में होता है कणों का व्यास। कणों का व्यास मतलब कणों का आकार। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं वास्तविक विलयन, अतः टिंडल प्रभाव यह नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव बस कौन दिखाता है, कोलाइड। और निलंबन भी नहीं दिखाते, मैंने बताया। ये ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं वास्तविक विलयन, मैंने वो भी बताया कि ब्राउनी गति बस कोलाइड दिखाते हैं, यह भी ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं। इसमें वैद्युत कण संचलन नहीं होता है। इसमें वैद्युत कण, बहुत से कोलाइड जो होते हैं वैद्युत कण संचलन दिखाते हैं, इसमें वैद्युत कण संचलन नहीं होता। आप बोलेंगे वैद्युत कण संचलन क्या है, तो वैद्युत कण संचलन होता है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, थोड़ा इसके जो कण है वह गमन करने लगते हैं, प्लस जो है माइनस की तरफ जाने लगता है थोड़ा थोड़ा, यानी कि कोलाइड विलयन में वैद्युत कण संचलन दिखता है। इतना बस आप याद कर लेंगे, बहुत है। कि कोलाइड, आप पूछ देगा कहीं क्वेश्चन बताइए कि वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन में से किसमें वैद्युत कण संचलन दिख सकता है, तो आप मारेंगे कोलाइड में, और किसी में नहीं दिखता है कोलाइड में। वास्तविक विलयन ये कण नहीं दिखाई देते हैं, आप जब घुल जाएगा तो कण नहीं दिखाई देंगे। और कोलाइड में मैंने बताया कि उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देता है, लेकिन निलंबन इसके कण नग्न आंखों से या सरल माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, एकदम नग्न आंख से भी दिखाई दे सकता है इसका। अब वास्तविक विलयन यह पारदर्शी होता है, आराम से आर पार देख सकते हैं।
कोलाइड में यह अर्ध पारदर्शी या पारभासी जिसे बोलते हैं, या अपारदर्शक, यानी कि या तो कुछ कुछ दिखाई देगा आधा, या कुछ भी नहीं दिखाई देगा आर पार, या उसे कोलाइड विलन कहते हैं। यह अर्ध पारदर्शी होता है। निलंबन जो होता है अर्ध पारदर्शी होता है, जैसे बालू मिला दिए तो थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, तो अर्ध पारदर्शी मतलब वही होता है। अर्ध पारदर्शी लिख दे या पारभासी लिख दे, दोनों एक ही बात है। वास्तविक विलयन, इसमें विलय के कण नीचे नहीं बैठता है। आपको मैंने पढ़ा दिया, जल और नमक नीचे नहीं बैठेगा, इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइडी के भी कण, जैसे दूध के कण नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन निलंबन के ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। अब आपने अच्छे से तीनों का मैंने एक बार लेके और डिफरेंस भी बता दिया, अंतर भी बता दिया। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से यह चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको यह चैप्टर क्लियर कराया। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके MCQ करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कल के वीडियो में आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं। चलिए, इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर अगले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट होते हैं।